तो चलिए आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हम लोग अब अपने इनऑर्गेनिक के ग्रुप 15 के अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग फास्फोरस के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ज़रा फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस अपनी 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है: फास्फोरस वाइट, फास्फोरस रेड और फास्फोरस ब्लैक। ब्लैक हम लोग की सिलेबस में नहीं है, हम लोग को बहुत डिटेल्स ब्लैक के बारे में नहीं जानना है। इवन अगर आप जानें तो रेड के बारे में भी स्ट्रक्चर हमें जानना है, लेकिन बहुत डिटेल्स रेड के बारे में भी स्टडी हमें नहीं करना है। वाइट फास्फोरस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हम तो एक काम पहले करते हैं कि इन तीनों इलेक्ट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर क्या हैं और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम लोग क्या एक इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं, पहले उन चीज़ों को देखते हैं। तो आइए, ये तो पता होगा कि फास्फोरस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो P4 होता है, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जबकि फास्फोरस हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। वजह ये होता है कि नाइट्रोजन का जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होता है, लेकिन फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कम कंटेन करते हैं, इसलिए वो अपनी ऑक्टेट जब 3 अनदर फास्फोरस से ज्वाइंट होते हैं तब वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर पाते हैं। यह चीज़ या ये कॉन्सेप्ट फास्फोरस को पॉलीएटॉमिक बना देता है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉप्स फास्फोरस वाइट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आइए ज़रा देखा जाए। P4 वाइट की बात कर रहे हैं। ये भी जानते होइएगा कि चूंकि 4 इसमें एटम जुड़े हुए हैं तो एक स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल्स फोर्स होगा, ये इसको सॉलिड बनाएगा। यही हमारा P4 वाइट का स्ट्रक्चर है। अब इनमें ये वाला फास्फोरस मान ऑल फास्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल 109.8 का होना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है। इसके कारण ये मॉलिक्यूल्स एंगुलर स्ट्रीम को एग्जिबिट करता है। एंगुलर स्ट्रीम को एग्जिबिट करने के कारण ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और स्ट्रेन में है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड नहीं है, तो इसकी एंट्रोपी काफी हाई होती है। नेक्स्ट अगर आ जाइए तो इसके जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं, इसका इग्निशन टेम्परेचर अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए जब आप इसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़िएगा तो इसमें आग लग जाती है। दैट इज वाई ये 12th का इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन भी होता है कि पी फॉस्फोर वाइट को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं छोड़ते हैं, रखते हैं। फिर अगला अगर आ जाइए तो ये बोलता है कि ये हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल होता है CH2 में। ये सब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्स 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक रिएक्शन आपने अर्लियर पढ़ा होगा P4 का बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस के साथ, तो बताए होंगे कि भाई ये PH3 बनता है। फॉस्फीन कहाँ बताए होंगे, ये भी एक बार आइडिया दे दे तो जहां हम लोग डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, और H2PO2 माइनस वहां हम इन्हें लगाए होंगे, यहाँ हमने आयन के फॉर्म में लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो हमने P4 वाइट के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है, बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। अब जो हमारा अगला होता है फास्फोरस का सेकंड एलोट्रॉप होता है, वो हमारा होता है फास्फोरस वाइट, हमने दे दिया है। अब जरा रेड की स्ट्रक्चर देखें तो पहले जरा एक बात सुन लीजिएगा। हो गया ना, देख लिया ना, चलिए आइए अब जरा रेड के बारे में सुनिएगा। तो रेड एक्चुअली क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस का पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। तो आइए पहले जरा इसे हटाते हैं।
चलिए अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए। अभी हमने कहा कि ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म है वाइट का। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दे तो बोलता है कि भाई ये भी हमारा इंसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये भी सॉल्युबल होता है वाइट की बात करें, रेड की बात कर रहे हैं, यह भी हमारा इंसॉल्युबल होता है CH2 में। अभी हमने अर्लियर का बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अप्रॉक्स 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की आप बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब एक चीज़ बता दिया कि वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इसके इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो अप्रॉक्स 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आ जाइए, अगर आप P4 रेड को बेसिक मीडियम कहीं से भी OH माइनस आ रहा हो इसके साथ अगर रिएक्ट कीजिएगा तो ये आपका H4P2O6 बनाएगा। आगे अभी जानेंगे जब हम लोग ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस पढ़ेंगे। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट इसकी एंट्रोपी जो होती है वो उसका हाई था, इसका लेस होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने एक वाइट फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है और कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बढ़िए आगे। अब आ जाइए, अगर P4 ब्लैक की आप बात करोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो जरा देखिएगा। सिंपल ये याद रखिएगा, ऐसे ये जुड़ता चला गया। अब करना क्या है, हर जगह आपको कार्बन के बदले फॉस्फोरस डालना है। बस ऑल स्पॉट पे कार्बन हटाइए, फॉस्फोरस डालिए। अब हम आगे से ये स्ट्रक्चर हटाते हैं। क्लियर है? ये हमारी सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर का आपको आइडिया दे दिया है। भाई अगर रिएक्टिविटी पे आप आइएगा तो P4 सबसे पहले हमने वाइट देखा था, P4 वाइट, फिर हमारा होता है P4 रेड, फिर हमारा होता है P4 ब्लैक। ये है हमारा रिएक्टिविटी पैटर्न। अगर स्टेबिलिटी पे आ जाइए तो जस्ट उल्टा होता है, P4 वाइट, P4 रेड और P4 ब्लैक। ये स्टेबिलिटी है। मेल्टिंग पॉइंट से ही आइडिया मिल गया था और यही डेंसिटी का भी आइडिया होता है, P4 वाइट, P4 रेड और P4 ब्लैक। मतलब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है वो फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉप्स के रिगार्डिंग जो एक आइडिया था, एक स्ट्रक्चरल आइडिया और जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन वो हमने आपको दे दिया है। याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन
ट्वेल्थ के लिए एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जरा जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े थे वैसे ही फास्फोरस के ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पहले सुनिएगा बातों को। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस चल रहा है। पहले 2-3 बातों को केयरफुली सुनिएगा। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस में बच्चों का सोचना होता है कि फास्फोरस के मात्र 2 ही ऑक्साइड्स हैं, P4O6 और P4O10। तो सबसे पहले तो ये जो कंफ्यूजन है वो माइंड से हटा लीजिए। नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस भी वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। अलग बात है कि P4O6 और P4O10 एक स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, एज वेल एज हमारी सिलेबस में यही 2 ऑक्साइड्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्साइड्स यही 2 हैं। जैसे वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स हैं, तो कैसे, जरा हम पहले उनका एक आइडिया आपको देते हैं। तो आइए हम लोग जरा P4 का स्ट्रक्चर पहले देख लें। केयरफुली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह P4 का स्ट्रक्चर है। हम बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिए, यह बन गया हमारा P4O। फिर हम बनाते हैं P4 का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहां डाल दिया, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। अब इसे अगर आप बनाइए तो ये हमारा आ गया P4O2। मतलब देखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस P4O, P4O2, P4O3, O3 अगर आएगा तो एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर दोगे, P4O4 एक और ऑक्सीजन इंसर्ट कर दोगे, P4O5 बनाएंगे अभी, P4O6 बनाएंगे अभी, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। चलिए, बच्चे ने बोला कि सर जरा P4O6 फॉर्म कीजिएगा, तो आइए P4O6 फॉर्म कर रहे हैं, देखिएगा। दिस वन इज योर P4O6। हर फास्फोरस के राउंड में के बीच में हमने ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, P4O6 हो गया। मतलब ये हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर है। अब बच्चा बोला कि सर P4O7 बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम P4O10 बना रहे हैं, देखिएगा। उससे P4O7 का भी आइडिया मिल जाएगा। हर फास्फोरस के पास लोन पेयर है। ये हमारा हो गया P4O10। मतलब आपको लग गया होगा कि अगर P4O9 बनाना होगा तो कोई एक डबल बॉन्ड O हटाएंगे, 8 बनाना होगा तो 2 डबल बॉन्ड O हटाएंगे, 7 बनाना होगा तो हम एक और डबल बॉन्ड O वाला हटाएंगे, एक्सेट्रास। इससे हमारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस फॉर्म होता जाएगा। अलग बात है कि हम लोग P4O6 और P4O10 को ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब वो बताइए, क्या आज के बाद ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर में हमें नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा। किसी भी ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस का वो स्ट्रक्चर पूछ ले, लोन पेयर पूछ ले, सिग्मा बॉन्ड पूछ ले, पाई बॉन्ड पूछ ले, वी आर एबल, हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। क्लियर है?
दैट इज वाई हम लोग का अभी जो मेन फोकस होगा वो P4O6 और P4O10 पे ही होगा। अगर इन दोनों की प्रिपरेशन पे आ जाए तो हमारा P4 प्लस ट्राइस ऑफ O2 P4O6 और P4 प्लस 5 ऑफ O2 ये हमारा फॉर्म कर लेगा P4O10। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जरा एक P4O10 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जाने कि P4O10 जो होता है वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर हटाता है। ठीक है, तो गिवन जो मॉलिक्यूल्स होगा उससे ये वाटर रिमूव करेगा और ये अपने आप को HPO3 में चेंज करेगा। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग अभी हम कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो क्या हमने आपको कहा वो ज़रा देखिएगा कि अगर आप P4O10 की बात कर रहे हो तो P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और ये अपने आप को P4O10 जो है वो HPO3 में चेंज करता है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन प्रोसेस। चलिए हम कुछ इक्वेशंस बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम ले लिए H2SO4, वाटर निकालिए तो H2 हो गया SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आ जाए HNO3, जस्ट अभी प्रीवियस कहीं डिस्कस किए थे, An2O5 में कन्वर्ट होगा। हम अगर नाइट्रस एसिड की बात करें तो ये अपने आप को HNO2 में कन्वर्ट करेगा। हम अगर HClO4 की बात करें Cl2O7 में कन्वर्ट करेगा। एक चीज देख रहे होइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। सल्फर +6 +6 +5 +5 +3 +3, मान लीजिए हमारा ये है +7, ये भी हमारा है +7। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3C डबल बॉन्ड O MH2 अमाइड, तो H2O बाहर जाएगा और Cn बच जाएगा। ये O बाहर गया, सॉरी, हमारा ये H2O बाहर गया और हमारा बच गया साइनाइड। क्लियर है? वैसे मान लीजिए हमारा, हटाते हैं यहां तक, फिर ऊपर कुछ और रिएक्शंस लिखते हैं। मान लीजिए हमारा दे दिया C6H12O6, तो हमारा निकालेगा 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 कार्बन। हमारा निकाला एसिटिक एसिड। तो एक्चुअली एसिटिक एसिड का 2 मूल होता है और ये एनहाइड्राइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O, यानी इसको CO कर देते हैं, CO होल ट्वाइस O। देख लो भाई एक बार। क्लियर है? एक एग्जाम्पल जरा हम दे रहे हैं, सोचिएगा। मैलोनिक एसिड, निकालते हैं पहले H2O और जो बच जाएगा उसको लिखते हैं। तो निकल गया H2O, फिर आ जाइए, एक यहां से H2O निकला, H2, और मान लो कि ये एक ऑक्सीजन और निकाली है।
क्या बच गया वो देखिएगा। तो 1 2 3 C3 और नेक्स्ट आ जाइए तो O2। यह कार्बन का सब ऑक्साइड होता है। क्लियर है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट पे जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको इन्फॉर्म बता दिया है कि भाई P4O10 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट किस तरीके से वर्क करता है। बढ़ा जाए आगे। अब जरा एक और हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फॉस्फोरस के कंपाउंड है फॉस्फीन, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पे। तो आ जाइए फॉस्फीन के बारे में जानिए। PH3 पहले इसकी प्रिपरेशन जाने। तो एक रिएक्शन अभी बोल रहे हैं, कितनी दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं। P4 वाइट प्लस OH माइनस, कहीं से भी लेकर के आइए, बेसिक मीडियम का रिएक्शन पढ़ा हुआ है और उम्मीद करें कि आप लोग सोच लीजिएगा। हो गया H2PO2 माइनस, इसी को Na लिखते थे। अब बोलता है कि आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के फॉस्फाइड ले आओ। का फॉस्फाइड, फॉस्फाइड का मतलब हो गया P3 माइनस, और उसको हाइड्रोलाइज कर दो। देखा जाए Na3P प्लस H2O, तो आप बोलोगे कि PH3 प्लस NaOH फॉर्म हो जाएगा सर। वैसे मान लीजिए हम कैल्शियम का फॉस्फाइड ले लें, तो Ca3P2 प्लस H2O, तो आप बोलोगे कि सर PH3 तो फॉर्म होगा और हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। क्या कोई दिक्कत है क्या? यानी ये थोड़ा दिमाग में रखना है, इसलिए थोड़ा तेज बढ़ रहे हैं। बढ़े आगे। चलिए अब जरा इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले तो सुनिएगा कि यह हमारा जो होता है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव गैस होता है। पहली इंफॉर्मेशन समझ में आ गया कि यह एक्सट्रीमली रिएक्टिव गैस है, कलरलेस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, टॉक्सिक गैस है। तीसरी प्रॉपर्टीज, और इसका जो ये स्मेल होता है वो रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है, सड़े हुए मछली की तरह। क्लियर, याद रहेगा। बढ़ा जाए अब आगे। तो नेक्स्ट हम लोग अब जरा PH3 के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो आइए टॉपिक का नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। तो आइए ज़रा कुछ बातों को बोल रहे हैं PH3 के। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर लिखा हुआ है, अभी प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहे हैं। बोलता है कि यह अमोनिया से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आगे बताएंगे भी। इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा देन अमोनिया। वजह ये होता है कि पीएच बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है एज कॉम्पेयर टू एनएच बॉन्ड, दैट इज वाई ये हाइड्रोजन को रिलीज बहुत जल्दी कर लेता है। क्लियर? तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है तो भाई PH3 अपने आप को जब ऑक्सीडाइज्ड कर रहा होगा तो ये अपने आप को कन्वर्ट किस में करेगा, तो बोलता है H3PO4 में। कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। Ag प्लस को Ag में कन्वर्ट करता है। देखिए Ag प्लस रिड्यूस्ड हो रहा है और PH3 हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। Cu2 प्लस है,
CO2 प्लस को कॉपर में कन्वर्ट किया। अगर PH3 को आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के में छोड़ दें तो ये H3PO4 में कन्वर्ट होता है। ये सब रिएक्शंस दिमाग में होना चाहिए। अगर अमोनिया और PH3 का आप रिएक्शन कर दीजिए, अमोनिया प्लस PH3 क्या होगा वो ज़रा समझिएगा। तो ये एक बेहतर बेस है, उसके रेस्पेक्ट में ये एसिड होता है, तो ये प्रोटॉन देगा तो NH4 प्लस PH2 माइनस। सिमिलरली बोलता है कि एनहाइड्रस PH3 एनहाइड्रस और एनहाइड्रस HCl को अगर आप रिएक्ट करो तो ये H देगा PH4 प्लस Cl माइनस, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे फॉस्फीन का, वो हमने आपको दे दिया। ड्रैगोज रूल से पता है कि PH3 में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो नियरली 90 डिग्री होता है। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब हम लोग फॉस्फोरस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों का थ्योरी है उस पर आ रहे हैं, और वो है हम लोग का ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में रखना इसे। तो टॉपिक का नाम, टॉपिक स्टार्ट है हम लोग का ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। इसमें स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सारी बातों का आइडिया होना ज़रूरी है। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसे सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। सबसे पहला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सिंपली फॉस्फोरिक एसिड। तो आइए देते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसी को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड भी। मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है, फॉर्मूला होता है H3PO4। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा P डबल बॉन्ड हो, एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ऑक्सीजन के साथ। अब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन को आपने अरेंज करना है। मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो -1 -1 -1 -2, ये हमारा आ गया +5 पे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। क्लियर? बढ़ा जाए, मान लीजिए पहला चीज क्लियर है। अब दे दिया हम लोगों को कि पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, फॉस्फोरिक का ही ये फैमिली है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो वो देखिएगा, P डबल बॉन्ड O OH OH, परऑक्साइड लिंकेज है। दिस वन इज योर पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारा ये ऑक्सीजन -1, ये वाला -1, ये वाला -1, ये वाला -2, क्योंकि ये पूरा O जो है ये वाला भी -1, ये वाला भी +1, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। फिर अगर आ जाइए तो ये +5 पे आएगा। क्लियर है? अब बोलता है कि भाई H3PO4 को आप बनाए कैसे होगे, तो कितनी बार हमने आपको बताया है कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड याद कीजिए, रिकॉल कीजिए और उसको हाइड्रोलाइज कीजिए। हाइड्रोलाइज करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ फॉस्फोरस +5 पे है, तो +5 वाला जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो होता है P4O10। अब इसे अगर आप हाइड्रोलाइज कर दोगे, यहाँ पर भी फॉस्फोरस +5 पे है, तो हमारा जो ऑक्सो एसिड बनेगा वो H3PO4 फॉर्म होगा। मतलब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बता दिए कि हमारा H3PO4 फॉर्म कैसे होता है। बढ़ा जाए, फर्स्ट स्ट्रक्चर आइडिया हो गया। अब दूसरा मान लीजिए हम लोग के पास, फर्स्ट हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस देख लिए। अब सेकंड मान लीजिए हम लोग के पास आ गया फॉस्फोरस एसिड।
ये हम लोग का होता है H3PO3। एक तो P डबल बॉन्ड O होगा ही। अब 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बताए थे उसमें हमारा 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक है ना, इसलिए उसका इन फैक्टर 1 2 3 मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। इसमें मात्र 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, दैट इज वाई इसकी जो मैक्सिमम बेसिसिटी होती है ये 2 ही होती है, ठीक है ना। ये 3 हाइड्रोजन देखकर आइडिया नहीं लगा लीजिएगा कि इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, क्योंकि ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन से जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वही जब आप सॉल्वेंट में डालते हो तो वो रिप्लेस होता है। क्लियर है? तो फिर अगर आ जाइए आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो आप निकाल लीजिएगा, तो ये हमारा +3 पे आएगा। अब अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो +3 वाला हम लोग ऑक्सी एसिड ए ऑक्साइड याद करें तो P4O6, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारा H3PO3 फॉर्म होगा। फिर मान लीजिए इसमें हमको दे देता पर ऑक्सी फॉस्फोरस एसिड फॉर्म करना, तो होपफुली बना लीजिए, फॉर्म हो जाता। हटाएं। अब आते हैं तीसरी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पे, वो है हम लोगों का हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड नाम क्या होता है? H3PO2। हाइपोफॉस H3PO2 P डबल बॉन्ड O OH, ये मोनोबेसिक है क्योंकि मात्र एक ही हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होने वाला है। चलिए इसकी अगर प्रिपरेशन देखोगे, बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे बनाएंगे, तो पढ़े हुए हैं P4 वाइट, कहीं से भी आप OH माइनस ले आइए, फॉर्म होता था फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगला है हम लोगों का मेटाफॉस्फोरिक एसिड, समझेंगे जरा। अगला है हम लोगों का मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा का मतलब फॉल्स होता है, झूठा, तो मतलब ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉल्स एसिड। तो पहले तो फॉस्फोरिक एसिड याद करो, तो आप बोलोगे कि सर H3PO4, वाटर निकालिए इससे। आ गया आपके पास HPO3। क्लियर? मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, -2 -2 -1। क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अगला फॉर्म कर रहे हैं पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। पहले फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, फॉस्फोरिक, फिर दूसरा फॉस्फोरिक बनाइए, वाटर बाहर कर दीजिए, H2O बाहर करो, क्या हो गया? तो आइए जरा स्ट्रक्चर देखें, P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O OH 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 OH। स्ट्रक्चर है H4P2O7। ये टेट्रा बेसिक है, 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं इससे। बोलता है बनता कैसे है, तो H3PO4 को हीट कर दीजिए,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमारा नाम दे दिया पाइरोफॉस्फोरस एसिड, हमें फॉर्म करना है पाइरोफॉस्फोरस एसिड। पाइरोफॉस्फोरस एसिड, तो पहले तो आप फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना लीजिए, P डबल बॉन्ड O H OH OH, फिर बना लीजिए P डबल बॉन्ड O OH OH H, वाटर बाहर कर दीजिए, बन क्या गया वो देखिएगा, P डबल बॉन्ड O O P डबल बॉन्ड O H OH H OH। कोई दिक्कत है क्या? बोलता है कि अगर PCl3 को H3PO3 के साथ ट्रीट करोगे ये फॉर्म होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई? अगला हम लोग का आता है, नेक्स्ट जो ऑक्सो एसिड में आते हैं वो आते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अभी आपने देखा होगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, याद कीजिएगा तो क्या था, P डबल बॉन्ड O OH OH, दिस वन इज योर पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। करना क्या है, यही है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर आप H3PO4 को हीट करोगे, अभी जो पाइरो बनाए थे H4P2O7, फर्दर अगर इसे हीट करोगे HPO3 का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, फर्दर इसे हीट करोगे P4O10, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। क्लियर, हटाया जाए? दो तीन जरा हम बातें बोल रहे हैं, सुनिएगा। ये कभी आपने देखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एक हम लोग जानते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, अब बच्चा बोला कि सर HNO3 मेरे पास है तो इसका नाइट्रिक एसिड तो नाम है ही, क्या ऑर्थो नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं क्या? देख लेते हैं। बच्चे ने बोला कि सर H2SO4 है, क्या हम इसको ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं क्या? देखते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। चलिए पहले इसमें से H2O को निकालो, क्या बन गया HPO3, निकालते हैं इसमें से H2O, HBO2, निकालिए इसमें से H2O, इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकालिए H2O, या मान लो दो को आप यूज करके निकाल भी लिए, N2O5 बना भी लिए, यहाँ से H2O निकालिए SO3, मान लो कि आपने दो को यूज किया, N2O5 बन गया। अब जरा देखिएगा तो दीज टू आर ऑक्साइड्स, whereas these two are acids।
और इस एसिड का नाम होता था मेटाफॉस्फोरिक एसिड और इसका नाम होता था मेटाफोरिक एसिड। तो याद कीजिए, रखिएगा आज के बाद, वैसे सारे एसिड का ही ऑर्थो फॉर्म एग्जिस्ट होता है जिनके मेटा एसिड एग्जिस्ट होते हैं। जिनका मेटा एसिड एग्जिस्ट नहीं होगा उनके ऑर्थो फॉर्म या ऑर्थो नाम नहीं आएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? अब एक लास्ट बात बता दे, इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन के रिगार्डिंग 3 आपने देखा है। एक था H3PO4, एक था हमारा H3PO3 और एक था हमारा H3PO2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर +5, यहाँ पर बात करें +3, यहाँ पर बात करें तो +1। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ देखिएगा ये एक्सेप्शनल केस होता है, याद रखिएगा आज के बाद। क्लियर? होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने डिस्कस किया है, एक बार ज़रा आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।